हेलो दोस्तों, हमारी टीम ने मिलकर एक वीडियो बनाई है मुर्दा घर। आप उस वीडियो को देखकर बताइए कैसी लगी आपको, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप हमारे दूसरे चैनल द नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट को भी जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो पर चलते हैं। इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर समीर खान, अरबाज खान, विजया, डॉक्टर फरीद खान, रोहित और ओम प्रकाश धुर्वे जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी शैतानी गुड़िया की है जिसके अंदर है एक सूली नाम की छोटी सी लड़की की आत्मा। और जब वो गुड़िया जिसे भी मिली, उस सूली की आत्मा ने उन सभी को मौत के घाट उतार डाला। आखिर कौन है ये सूली और क्यों मार देती है वो उन लोगों को, ये सब जानने के लिए देखिए एक शैतानी गुड़िया का आतंक। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रवि, हिमानी और उनकी बेटी स्नेहल को अपने पैतृक गांव जाते हुए देखते हैं। उस गांव में रवि भी अपने जन्म के कई सालों बाद जा रहा था और जब तीनों जा रहे होते हैं तो सभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। और जब हिमानी बाहर टहलने जाती है तो उसे एक पेड़ पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और भागते हुए तुरंत रवि के पास आ जाती है और कहती है कि रवि मैंने एक लड़की की लाश देखी वहाँ पेड़ पर। जहाँ रवि कहता है कि हिमानी लाश बास कुछ नहीं है, तुम थक गई हो, ये तुम्हारा वहम होगा। चलो अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है, चलो निकलते हैं। और जब सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से एक बिल्ली उनके सामने आ जाती है जो कार से टकरा जाती है। और जब दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो बिल्ली मर चुकी थी। जहाँ हिमानी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हम वापस मुंबई चलते हैं। पहले उस लाश का दिखना और अब बिल्ली का मारा जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जहाँ रवि कहता है रिलैक्स हिमानी, बस एक एक्सीडेंट था और वैसे भी हम गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे दादा और बाबा की यादें बसी हुई हैं। और सभी मनिकपुर पहुंच जाते हैं और अब जो भी उनके साथ घटने वाला था वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वहीं रात को जब काकी सभी के लिए खाना बना रही थी कि तभी वो देखती है कि स्नेहल एक कमरे की तरफ जा रही है। और इससे पहले कि स्नेहल उस कमरे को खोल पाती, काकी आकर उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि बेटा इस कमरे से दूर रहना, जाओ यहाँ से। आखिर क्या है उस कमरे में ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। और उसी रात जब सभी सो रहे थे तो स्नेहल को एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते उसी कमरे तक पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर उसी कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे एक संदूक दिखाई देता है जिसका ताला खुला था। और जब वो संदूक को खोलती है तो उसे उसमें एक गुड़िया दिखाई देती है और तभी उसे लगता है कि बाहर कोई है। वहीं जब हिमानी स्नेहल को देखने उसके कमरे में जाती है तो उसे स्नेहल दिखाई नहीं देती और वो उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है। और तभी उसे वही काली बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो तुरंत उसकी फोटो खींच लेती है। पर उसे फोटो में बिल्ली की जगह वही गुड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब वो दोबारा वहाँ देखती है तो वहाँ ना ही बिल्ली थी और ना ही वो गुड़िया। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ ये हुआ क्या। वहीं स्नेहल रिसोर्ट में बने स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है और उसे वही गुड़िया पानी में तैरती हुई दिखाई देती है और स्नेहल उस गुड़िया को उठा लेती है। वहीं जब हिमानी वहाँ से भागने वाली थी कि तभी स्नेहल भी वहाँ पहुंच जाती है। वो काफी बदली बदली सी लग रही थी और हिमानी उसे अपने कमरे में ले जाने लगती है और कहती है कि आपको कहीं भी जाना हो मुझे जरूर बताना, इस तरह रात को अकेले मत जाया करो। और स्नेहल कमरे में अकेली नहीं, उस गुड़िया को भी अपने साथ ले आई थी। वहीं अगली सुबह जब हिमानी स्नेहल को उठाने जाती है तो उसे स्नेहल के पास वही गुड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं और वो तुरंत रवि को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है कि वो गुड़िया। पर जब वो दोबारा देखती है तो वहाँ कोई गुड़िया नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। जहाँ वो रवि को समझाने की भी काफी कोशिश करती है कि ये जगह हॉन्टेड है, मैंने सच में वो गुड़िया देखी थी और कल रात मैंने उसकी फोटो भी खींची थी, देखो। पर उस फोटो में तो कोई गुड़िया नहीं थी। और अब हिमानी को यकीन हो जाता है कि सच में यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब रवि कहता है कि क्यों यार तुम अपनी हॉलीडेज खराब कर रही हो और हमारी भी, जाओ यार एक कप चाय बना दो। और उसी दिन स्नेहल उस गुड़िया को लेकर एक तालाब के पास आ जाती है और उस गुड़िया को साफ करने लगती है, उसे नहलाने लगती है। वो गुड़िया जली हुई थी
और तभी उसे गुड़िया से आवाज आती है, आओ स्नेहल मेरे पास आओ, अब हम साथ में रहेंगे, आओ तैरते हैं। जहाँ स्नेहल कहती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, पर वो गुड़िया कहती है मुझे आती है, और वो गुड़िया स्नेहल को पानी के अंदर खींच लेती है। स्नेहल पानी के अंदर डूबने लगती है, पर सही समय पर आकर काकी स्नेहल को बचा लेती हैं, और तभी उन्हें पानी में तैरती वही गुड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भी काफी डर जाती हैं। वहीं जब रवि और सुंदर काका बात कर रहे होते हैं कि तभी हिमानी आकर जैसे ही उस कमरे में देखती है तो उसे वही फोटो दिखाई देती है जिसकी लाश उसने पेड़ पर देखी थी, और वो काका से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जब काका बताते हैं कि बहू रानी ये मेरी पोती है, पर आप इसे कैसे जानती हैं। जब हिमानी बताती है कि मैंने रास्ते में इसकी लाश पेड़ पर लटकी हुई देखी थी, कैसे हुई थी इसकी मौत। जब काका बताते हैं कि क्या बताऊं मालकिन, गांव वालों ने ऐसी अब्बा फैला दी थी कि मेरी पोती पेट से है, और इसी बेइज्जती के चलते उसने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। पर तभी काकी आकर कहती हैं कि मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। जब रवि कहता है कि क्या यार हिमानी, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है इसलिए बहाना बना रही हो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी ये बकवास सुनकर। जब हिमानी कहती है कि रवि मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, जब हम में से किसी को कुछ हो जाएगा तभी तुम्हें मेरी बातें सच लगेंगी। और उसी शाम काकी रवि को आकर बताती हैं कि साहब बहू रानी ने जो भी देखा वो उनका वहम नहीं था, मैंने सोचा था कि आपको बताकर परेशान ना करूं, पर अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। आप जानते हैं आपकी बाबा की मौत कैसे हुई थी? शायद आपको पता नहीं, रिसोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका था और एक दिन खुदाई में एक बक्सा मिला जिसमें से 2 कंकाल मिले। आपके बाबा ने उन दोनों कंकालों का दाह संस्कार भी कर दिया और उस संदूक को अपने कमरे में रखने का हुक्म दिया, पर मेरे पति यानी कि सुंदर काका ने उस बक्से को वापस जमीन में गाड़ने के लिए कहा, पर आपके बाबा ने उनकी एक नहीं सुनी। और तभी बक्से के अंदर एक पुरानी मैली कुचली गुड़िया मिली, वो काफी बुरी हालत में थी, और आपके बाबा ने उस संदूक और उस गुड़िया को अपने कमरे में रखवा दिया। और जब सुबह मैं उनके कमरे में चाय देने गई तो आपके बाबा मर चुके थे। जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा, ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत डर से ही हुई है। और तभी स्नेहल की आवाज आती है जो काकी को बुला रही थी, और रवि काकी को स्नेहल के पास भेज देता है। और जब काकी स्नेहल के पास जाती हैं तो वो उसे दूर खड़ी हुई दिखाई देती है, और जब वो उसे वहाँ से चलने के लिए कहती हैं कि तभी स्नेहल वहाँ से गायब हो जाती है, और काकी को वही गुड़िया दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती हैं, और वो गुड़िया काकी को फंदा लगाकर मौत के घाट उतार देती है, और स्नेहल उस गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। वहीं काकी का अंतिम संस्कार करके जब रवि काका से पूछता है कि काकी किसी गुड़िया के बारे में बात कर रही थी, बताइए ना आखिर सच क्या है। जहाँ काका कहते हैं कि साहब आप यहाँ से चले जाइए वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। जहाँ रवि कहता है ठीक है हम चले जाएंगे, पहले बताइए तो सही आखिर क्या हुआ था। जहाँ सुंदर काका कहते हैं कि आपके दादा की भी मौत अजीब तरह से हुई थी, और तभी हमने उस बक्से को जमीन में गाड़ दिया था, और आपके बाबा की मौत के बाद हम एक स्वामी जी को यहाँ लेकर आए, और उन्होंने उस गुड़िया को उस संदूक में बंद करके स्टोर रूम में रखवा दिया, और उन्होंने कहा कि ये उस गुड़िया की आत्मा का घर है, कोई भी इस गुड़िया और संदूक को यहाँ से ना हटाए। पर साहब 3 साल पहले कुछ मजदूर उस कमरे में चले गए और उन लोगों ने उस संदूक का ताला तोड़ दिया, और वो गुड़िया मेरी पोती रजनी के हाथ लग गई। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो उस गुड़िया को वापस उसी संदूक में रख दे, पर वो नहीं मानी, और अगली शाम उसकी लाश मिली। और ये सुनते ही रवि को भी यकीन हो जाता है कि हिमानी सच बोल रही थी। वही हिमानी रवि से कहती है कि हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, पहले रजनी और अब काकी, चलो यहाँ से। रवि कहता है कि हिमानी जस्ट रिलैक्स, हम यहाँ से चले जाएंगे, बस एक दिन का समय और दे दो। मैं जान चुका हूँ जो भी तुमने देखा महसूस किया वो सब सच है, पर यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसे मुझे ही सॉल्व करना होगा, बस एक दिन और रुक जाओ फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। और उनकी ये बात स्नेहल भी सुन रही थी। वहीं अगले दिन जब हिमानी स्नेहल को तैयार कर रही थी तो उसे स्नेहल के गले पर खरोंचने के निशान दिखाई देते हैं। वो पूछती भी है कि ये किसने किया। जब स्नेहल बताती है कि पता नहीं मम्मा ये किसने किया, मुझे बहुत डर लग रहा है।
चलो यहाँ से। जयमानी कहती है कि ठीक है, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और वो रवि को फोन लगाती है पर फोन नहीं लगता और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जय स्नेहल कहती है कि माँ मुझे बाथरूम जाना है और हिमानी गाड़ी रोक देती है और स्नेहल चली जाती है। जहाँ हिमानी फिर से रवि को कॉल करती है पर अभी भी फोन नहीं लगता और तभी स्नेहल आकर कहती है कि मम्मा मैंने पापा को देखा वहाँ। और हिमानी रवि को देखने के लिए चली जाती है पर स्नेहल जो सूली के बस में थी वो हिमानी को धक्का देकर गिरा देती है और हिमानी भी मारी जाती है। वहीं रवि भी काफी परेशान था कि दोनों कहाँ चले गए। वो हिमानी को बार बार कॉल भी लगा रहा था पर कॉल लग ही नहीं रहा था। और तभी स्नेहल वहाँ आ जाती है जो कहती है कि पापा मम्मा मुझे जबरदस्ती ले जा रही थी पर मैं भाग आई और वो मुझे छोड़कर घर चली गई। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। जब रवि कहता है कि काका दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो सकता है क्या, पर काका कहते हैं कि बेटा इतनी रात को गाड़ी मिलना काफी मुश्किल है, कल स्वामी जी भी आने वाले हैं, वो सब ठीक कर देंगे, बस आज की रात और गुजार लो। वहीं जब स्नेहल रवि के पास बैठी थी तो स्नेहल पूछती है कि पापा सूली बुरी है क्या। जब रवि कहता है कि हाँ बेटा सूली बुरी है और उसकी मम्मी रेवा भी बुरी थी, इसीलिए गांव वालों ने उन्हें पनिश किया था। और तभी रवि देखता है कि वो स्नेहल नहीं कोई और उसके पास बैठी है, जिसे देखकर रवि के सांसें थम जाती हैं। जब सूली कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ और न ही मेरी माँ बुरी थी, हम तो अच्छे थे। और वो रवि को तड़पाने लगती है और यही हमें सूली से जुड़े उस रहस्य के बारे में पता चलता है। वो कहती है कि झूठ बोलते हैं ये गांव वाले, आपके दादा मुझे और मेरी माँ को एक तांत्रिक से छुड़ा कर लाए थे। मेरी माँ भी तंत्र विद्या जानती थी लेकिन कभी भी उन्होंने उस तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं किया और आपके दादा ने हमें एक नई जिंदगी दी थी और आपके दादा हमारी हर संभव मदद करते रहते थे। पर ये बात गांव वालों को खटकती थी। वो लोग मेरी माँ से जलते थे और उन्होंने ये बात पूरे गांव में फैला दी कि मेरी माँ एक बच्चलन औरत है। और फिर गांव वालों ने हमें धमकी दी कि हम इस गांव को छोड़ दें। हम हमारी मदद के लिए आपके दादाजी के पास भी गए पर गांव वालों के दबाव के आगे उन्होंने भी हमारी मदद नहीं की और गांव से जाने के लिए कहा, पर हम नहीं गए। और गांव वालों ने गुस्से में आकर हमारे घर में आग लगा दी। हम दोनों घर में जल रहे थे और तुम्हारे दादा तमाशा देख रहे थे। पर मेरी माँ ने कहा कि बेटी मैं तुझे बचा तो नहीं सकती पर तेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर हमेशा जिंदा रख सकती हूँ और फिर तुम हमारी मौत का बदला इस पूरे पाटिल परिवार के खानदान से लेना। और मेरी माँ ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर मेरी आत्मा को इस गुड़िया के अंदर डाल दी और फिर मैंने तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाबा को मारा और आज मैंने तेरी पत्नी को भी मार दिया और अब तू भी मरेगा। और तभी स्नेहल आकर रवि का मुंह पकड़ लेती है और उसे भी जान से मार देती है और सूली पूरे खानदान को मारकर अपनी और अपनी माँ की मौत का बदला लेती है। और जब पुलिस घर पहुँचती है तो सुंदर काका भी मरे हुए पड़े थे और स्नेहल काफी डरी सहमी अपने पापा के पास बैठी बैठी रो रही थी। और जब इंस्पेक्टर पूछता है कि बेटे तुमने किसी को देखा ये सब करते हुए, तो वो मना करती है। और जब इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम शूली बताती है। और अब शूली ने स्नेहल के शरीर को अपना घर बना लिया था और इसी के साथ एक शैतानी गुड़िया हॉन्टेड डॉल इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।